वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 37 में रीइंबर्समेंट्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं और इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि रीइंबर्समेंट की डेफिनेशन क्या बनती है। तो रीइंबर्समेंट का मतलब है कि सम और ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन इज एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड बाय अनदर पार्टी। यानी हमें वो अमाउंट जो प्रोविजन को सेटल करने के लिए पे करनी पड़ेगी, उस अमाउंट का कुछ हिस्सा हमें किसी और से एक्सपेक्टेड है कि वो हमें मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल वो किससे मिल जाएगा? बाज़ ये होता है कि हमने अपने कुछ मामलात की, जैसे कोई प्रोजेक्ट है या कोई एक ट्रांजैक्शन है या कोई डील है, उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई होती है। तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम उस लिटिगेशन में हमें कोई अमाउंट पे करनी पड़ेगी तो हम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेंगे। इसी तरह अगर कोई और इस तरह का मामला होता है कि हमें किसी जगह लॉस होगा और वो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल सकता है। सम टाइम इस तरह की रीइंबर्समेंट जो है वो मैन्युफैक्चरर या वेंडर की तरफ से भी होती है। यानी हम आगे कस्टमर को अगर एक वारंटी दे रहे हैं तो हमें रीइंबर्समेंट मिलनी होती है अपने सप्लायर से, अपने वेंडर की तरफ से। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर हम कस्टमर को वारंटी क्लेम के अंदर चीज़ों को जो है रिपेयर करके दे रहे हैं, तो उसका फुल अमाउंट या उसकी पार्शल अमाउंट हमें अपने वेंडर से, अपने जो सप्लायर है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, उससे हमें रिसीव हो जाएगी। इसको हम कहते हैं रीइंबर्समेंट। अब रीइंबर्समेंट के बारे में जो IAS 37 के रूल्स हैं, उनको अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है, अब उसको देखेंगे। सो हम एक कॉलम्स बना लेते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑब्लिगेशन, रीइंबर्समेंट, अकाउंटिंग फॉर ऑब्लिगेशन, अकाउंटिंग फॉर एसेट, ऑफसेटिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अलाउड है या नहीं, रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर। तो सबसे पहले जो हम सिनेरियो देख रहे हैं वो है कि व्हेन एंटिटी इज नॉट लाइबल इफ थर्ड पार्टी और वेंडर और इंश्योरर फेल्स टू पे। तो हम कहते हैं कि जो सिंपली हमारा रोल फॉर एग्जांपल इस तरह से है एज अ डीलर, कि कस्टमर हमारे पास प्रोडक्ट लाता है, वो जो है हम उसका जो क्लेम है आगे अपने वेंडर को भेज देते हैं, और वो वेंडर की तरफ से जो क्लेम के पैसे आते हैं वो हमने फिर कस्टमर को देने होते हैं। या जो रिपेयर होती है वो हम आगे जो है वेंडर को भेज देते हैं, वेंडर की तरफ से जब रिपेयर होकर आ जाती है तो वो हमने सिर्फ कस्टमर को डिलीवर कर देनी होती है। यानी हम सिर्फ फ्रंट फेसिंग पर होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर, और हमारा जो रोल है वो सिर्फ इस हद तक होता है कि हम वेंडर के बिहाफ पर डील कर रहे होते हैं। और अगर वेंडर लेट्स से कि अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता तो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। तो अगर तो सिचुएशन है ये, तो फिर तो देखें रीइंबर्समेंट की तो बात ही नहीं बनती, वो इरेलीवेंट हो जाता है, क्योंकि फिर हम ये कहेंगे कि हमारी तो कोई ऑब्लिगेशन बन ही नहीं रही। जहाँ तक बात है अकाउंटिंग फॉर ऑब्लिगेशन की, तो जब हमारी कोई लाइबिलिटी ही नहीं है तो हम उसकी कोई अकाउंटिंग भी नहीं करेंगे। और रीइंबर्समेंट कोई ऐसी जब प्रोविजन ही नहीं है तो रीइंबर्समेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग भी कोई नहीं होगी, ना फिर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई ऑफसेटिंग बनती है, ना रिस्ट्रिक्शन बनती है, और डिस्क्लोजर भी इस सिचुएशन में कोई रिक्वायर्ड नहीं है अंडर IAS 37। लेकिन अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि थर्ड पार्टी अगर फेल हो जाती है पे करने में, कि वो अगर पेमेंट नहीं करते, तो हमारी लाइबिलिटी रहेगी, यानी एंटिटी रिमेन्स लायबल इफ थर्ड पार्टी फेल्स टू पे। अब इसमें एक सेकंड सिचुएशन ये है कि रीइंबर्समेंट क्या वर्चुअली सर्टन है या नहीं। अगर रीइंबर्समेंट वर्चुअली सर्टन हो, यानी लाइबिलिटी हमारी है, लेकिन अगर हम ऑब्लिगेशन सेटल कर देते हैं, थर्ड पार्टी फेल हो जाती है तो हमें पूरा करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ऑब्लिगेशन सेटल कर देते हैं तो ये वर्चुअली सर्टन है कि हमें अपने सप्लायर या वेंडर की तरफ से जो अमाउंट है वो रिसीव हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रोविजन को फुल अमाउंट पे रिकग्नाइज करना चाहिए, यानी प्रोविजन जो फुल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है उसके ऊपर हम रिकग्नाइज करेंगे, और जो अमाउंट वर्चुअली सर्टन है कि हमें रिसीव होगी, उसको एज अ रिसीवेबल एक सेपरेट एसेट के तौर पर रिकग्नाइज करेंगे। हाँ, अब लाइबिलिटी आपने अलग रिकॉर्ड की, एसेट आपने अलग रिकॉर्ड किया, लेकिन प्रॉफिट और लॉस में आप ये फिगर नेट करके एक्सपेंस को शो कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन भी IAS 37 जो है वो अप्लाई करता है, और वो ये है कि जो हम सेपरेट एसेट रिकॉर्ड करेंगे, वो सेपरेट एसेट उस अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता जितने की आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने एक मामले पर जो प्रोविजन रिकग्नाइज की है वो की है 5 मिलियन की, तो उससे रिलेटेड एसेट हो सकता है कि आपका वेंडर से जो अरेंजमेंट है उसमें ये हो कि आपको उससे कुछ ज़्यादा ही अमाउंट मिल सकती हो, लेकिन आप 5 मिलियन से ज़्यादा का सेपरेट एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी जितने की ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड हुई है उससे कम का एसेट होगा, या उसके बराबर का एसेट होगा, उससे ज़्यादा का एसेट नहीं होगा। और रीइंबर्समेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज भी किया जाएगा। अब हम एक और सिचुएशन देखते हैं कि जो कि सिमिलर है फर्स्ट ऑब्लिगेशन के पर्सपेक्टिव से, कि एंटिटी रिमेन्स लायबल इफ थर्ड पार्टी फेल्स टू पे। अगर थर्ड पार्टी पे नहीं करती तो हमारी ऑब्लिगेशन होगी, हमें पे करना होगा। लेकिन साथ ही अब एक सिचुएशन और थोड़ी सी जो इसमें कह लें कि डिसएडवांटेजियस है, वो ये है कि इट इज नॉट वर्चुअली सर्टन, इट इज नॉट वर्चुअली सर्टन
टू बी रिसीव्ड इफ एंटिटी सेटल्स द ऑब्लिगेशन, यानी हमें ये रीइंबर्समेंट जो है वो वर्चुअली सर्टन नहीं है कि रिसीव होगी अगर हम ऑब्लिगेशन सेटल कर भी देते हैं, यानी चांस है कि मिल भी जाएगी और चांस ये भी है कि शायद ना मिले। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम प्रोविजन तो फुल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी पर रिकग्नाइज करेंगे, लेकिन हम एसेट को रिकग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि वर्चुअली सर्टन नहीं है। एसेट सिर्फ तब रिकग्नाइज होता है जब वर्चुअली सर्टन हो, तो अब एसेट रिकग्नाइज नहीं होना, और जब एसेट ही रिकग्नाइज नहीं हो रहा तो प्रॉफिट और लॉस में तो नेट ऑफ करने की बात नहीं बनती, ना ही रिस्ट्रिक्शन की बात बनती है। कंटीजेंट एसेट डिस्क्लोज होगा मोस्ट प्रोबेबली, और वो भी सिर्फ तब होगा अगर आप समझते हैं कि जो रीइंबर्समेंट है वो प्रोबेबल है कि रिसीव हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि रीइंबर्समेंट के मिलने के चांसेस प्रोबेबल से भी कम है तो फिर तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। एक इशू और जो इसके साथ ही IAS 37 डिस्कस करता है वो है कि अगर हमारी ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी हो तो उसको हम कैसे डील करते हैं। इसको पहले भी एक जगह पर हमने डिस्कस किया था पैरा 29 में। तो ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी की सिचुएशन में जो हमारे हिस्से का पोर्शन होता है, यानी लाइबिलिटी इस नेचर की है कि कुछ पैसे हमने देने हैं, कुछ और पार्टीज ने देने हैं, तो हम कहते हैं कि जो हमारे हिस्से की पोर्शन है, लाइबिलिटी है, उसकी तो हम प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे ही करेंगे, और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेटल करेंगे दूसरे लोग, उसकी कंटीजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। सो प्रोविजन फॉर द अमाउंट दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बाय द एंटिटी इटसेल्फ, और डिस्क्लोज कंटीजेंट लाइबिलिटी फॉर द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बाय अदर पार्टीज। सो ये सिचुएशन होगी कि लेट्स से कि हम कहते हैं कि हमारा एक जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी है जिसमें थर्ड पार्टी को टोटल हमने 10 मिलियन पे करने हैं, 5 मिलियन हमने पे करने हैं, 5 मिलियन अदर पार्टी ने पे करने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब अदर पार्टी, जो थर्ड पार्टी है, उसके पास ये चॉइस है कि वो हम पर केस करके 5 मिलियन ले और 5 मिलियन दूसरी पार्टी से ले ले, या वो हम पर केस करके पूरे 10 मिलियन ले ले और फिर जो है ना हम जो हमारे साथ अदर पार्टी है उससे 5 मिलियन रिकवर कर रहे हैं। लेट्स से कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 5 मिलियन ही देने पड़ेंगे और बाकी 5 मिलियन जो हमारे साथ अदर पार्टी है वो पे करेगी। तो इन दैट सिचुएशन हम अपने हिस्से के 5 मिलियन की प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे और बाकी के जो 5 मिलियन है उसकी कंटीजेंट लाइबिलिटी रिकग्नाइज करेंगे, क्योंकि वो हमारी पॉसिबल ऑब्लिगेशन तो है कि अगर केस हम पर हो जाए, लेकिन वो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें ही पे करने पड़ेंगे। सो ये रीइंबर्समेंट और ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी की सिचुएशन है। अब हम रीइंबर्समेंट की कुछ एग्जांपल्स को कवर करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है कि दानियाल डिस्ट्रीब्यूशन DD आर डीलर्स ऑफ प्रोडक्ट CC विच आर सोल्ड टू कस्टमर्स विद 1 year वारंटी। प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मारिया मल्टीनेशनल MM। So under the warranty arrangement, DD just verifies customer data on warranty claims and repair and replacement is made directly by MM. In case MM defaults, DD has no obligation. यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी कोई डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अगर MM की तरफ से रिप्लेसमेंट या रिपेयर नहीं होती। DD received 50 claims and estimates that repair and replacement would cost 400,000 which shall be settled by MM. तो DD को 50 क्लेम्स मिले हैं वेरिफिकेशन के लिए, उन्होंने जस्ट उसको वेरीफाई करके देना है, उसके अंदर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट की कॉस्ट उन्होंने इनकर ही नहीं करनी। तो DD की यहाँ पे हम देखें तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनती, और फॉर दैट रीज़न जब रिक्वायरमेंट ये है कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है फॉर DD, तो सबसे पहली बात तो ये कि DD की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरी बात ये कि जब ऑब्लिगेशन नहीं है तो प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं होगी, रीइंबर्समेंट का एसेट भी रिकग्नाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं बनती और ना ही किसी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में वही डाटा है तकरीबन कि दानियाल डिस्ट्रीब्यूशन आर डीलर्स ऑफ प्रोडक्ट CC विच आर सोल्ड टू कस्टमर्स विद 1 year वारंटी। प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मारिया मल्टीनेशनल। तो अब जो अरेंजमेंट है वो ये है कि अंडर द वारंटी अरेंजमेंट DD इज रिस्पॉन्सिबल to repair and replace the items and submits the detail of warranty claims to MM which pays 80% of the cost incurred to DD. MM has never denied any claim of repairs and replacement made by DD. यानी मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई क्लेम कभी डिनाई नहीं हुआ। ये इस बात को शो करता है कि वर्चुअली सर्टन है कि क्लेम के पैसे मिल जाएंगे, यानी 80% अमाउंट वर्चुअली सर्टन है कि रिसीव हो जाएगी। DD received 50 claims and estimate that repair and replacement would cost 400,000. तो अब रिक्वायरमेंट ये है कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट DD के लिए डिस्कस करनी है। नाउ इन दिस सिनेरियो DD की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि उसने क्लेम्स को सेटल करना है बिकॉज DD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू रिपेयर एंड रिप्लेस द आइटम्स। अब ऑब्लिगेशन है तो फिर प्रोविजन भी रिकग्नाइज होगी, पूरे 400,000 की फुल प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे। लेकिन क्योंकि 80% पैसे मिलना वर्चुअली सर्टन है कि मिल जाएंगे, तो 320,000 का जो कि 80% अमाउंट है एक सेपरेट एसेट भी रिकग्नाइज किया जाएगा।
प्रॉफिट और लॉस में नेट एक्सपेंस 80,000 का शो किया जा सकता है, यानी इन एसेट और लाइबिलिटी को प्रॉफिट और लॉस के अंदर आप नेट कर सकते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ रीइंबर्समेंट भी हमें डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो IAS 37 की हैं वो देना होगा रीइंबर्समेंट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में भी वंस अगेन सेम डाटा है कि दानियाल डिस्ट्रीब्यूशन आर डीलर्स ऑफ प्रोडक्ट CC विच आर सोल्ड टू कस्टमर विद 1 ईयर वारंटी, प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मारिया मल्टीनेशनल। लेकिन यहाँ पर जो वारंटी अरेंजमेंट है वो अब ये है कि अंडर द वारंटी अरेंजमेंट DD इज रिस्पॉन्सिबल, तो स्टिल ऑब्लिगेशन है टू रिपेयर एंड रिप्लेस द आइटम्स एंड सबमिट्स द डिटेल ऑफ वारंटी क्लेम्स टू MM विच इवेल्युएट्स क्लेम्स एंड मे और मे नॉट verify the claims based on their evaluation criteria. So DD received 50 claims and estimate that repair and replacement would cost rupees 400,000. ये probable है कि probable virtually certain नहीं है, सिर्फ probable है कि 100,000 would be received from MM. So in this situation requirement ये है कि accounting treatment बतानी है DD के लिए। So obligation तो obviously है क्योंकि DD इज रिस्पॉन्सिबल, और ऑब्लिगेशन है तो प्रोविजन भी रिकग्नाइज होगी। कोई सेपरेट एसेट आप रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ प्रोबेबल है कि पैसे रिसीव होंगे, वर्चुअली सर्टन नहीं है। लेकिन प्रोबेबल होने की वजह से एक कंटीजेंट एसेट जो है वो जरूर डिस्क्लोज किया जाएगा 100,000 की अमाउंट का, जो कि रिसीव हो सकती है। देन वी हैव एग्जाम्पल 4, और एग्जाम्पल 4 में डाटा ये है कि अ क्लेम हैज बीन मेड अगेंस्ट एक्स लिमिटेड फॉर डैमेजेस suffered by adjacent property due to work being undertaken on building of X Limited by a subcontractor। तो X Limited की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, साथ वाली प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन के दौरान डैमेज हुआ, उन्होंने क्लेम कर दिया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है सब कॉन्ट्रैक्टर को हमने दिया हुआ है बिल्डिंग बनाने का। लॉयर्स हैव कंफर्म्ड दैट X Limited will have to pay damages of rupees 3 million, but due to clause in agreement with subcontractor will also be able to recover 2 million। यानी हमारे जो सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट है उसमें क्लॉज ऐसी है जिसकी वजह से हम उससे भी 2 मिलियन रिकवर कर सकेंगे। तो एग्रीमेंट है मौजूद कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और उसके अंदर ये क्लियर है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर ये वर्चुअली सर्टन है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि जर्नल एंट्री पास करनी है, तो रिसीवेबल जो है वो सेपरेट रिकॉर्ड होगा 2 मिलियन का, जो एक्सपेंस है वो हम नेट करके 1 मिलियन का रिकग्नाइज कर सकते हैं, और प्रोविजन फॉर डैमेजेस जो हैं वो 3 मिलियन की सेपरेट रिकॉर्ड होंगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर लाइबिलिटी भी सेपरेट रिकॉर्ड होनी है और एसेट भी सेपरेट रिकॉर्ड होना है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस में जो एक्सपेंस है वो आप नेट पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IAS 37 में प्रोविजंस में जो चेंज आता है और उनको यूज़ कैसे करना होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले चेंजेस इन प्रोविजन के बारे में जो स्टैंडर्ड की गाइडेंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला इशू है कि रिव्यू कैसे करना है आपने प्रोविजंस को। तो प्रोविजंस शैल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड एंड एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द करंट बेस्ट एस्टिमेट। तो स्टैंडर्ड की बेसिकली ये रिक्वायरमेंट है कि हमें हर ईयर एंड पर रिव्यू करना चाहिए प्रोविजंस को, और अगर हमारे हिसाब से उनका एस्टिमेट चेंज हो गया, चाहे वो इंक्रीज हुआ है चाहे वो डिक्रीज हुआ है, हमें अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। इसी तरीके से रिवर्सल कैसे डील करेंगे। अगर पहले एक हमारा एक्सपेंडिचर प्रोबेबल था और उसके लिए हमने एक प्रोविजन क्रिएट की थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और वो मज़ीद प्रोबेबल नहीं है, तो हम उस प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे। तीसरी बात यह कि बाज़ात हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट जहाँ पर मटेरियल हो तो प्रोविजन को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। वक्त गुजरने के साथ प्रेजेंट वैल्यू में चेंज आता है, तो उस चेंज में जो डिस्काउंटिंग का जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से जैसे जैसे हम फिर प्रोविजन को वक्त गुजरने के साथ इंक्रीज करते हैं, यानी प्रोविजन इंक्रीज हो रही है विद पैसे जो, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट आ रहा है, तो इसको आपने बोरिंग कॉस्ट के तौर पर रिकग्नाइज करना है, यानी एज इंटरेस्ट, और यू कैन से इट अ फाइनेंस कॉस्ट। तो अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स डील करते हैं। सो एग्जांपल 1 जो है इसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमने रिव्यू जो करना है उसको कैसे हैंडल करते हैं। सो ईयर 1 का डाटा हमारे पास है कि अ क्लेम ऑफ रुपीज़ 12 मिलियन वाज
filed against the company, the lawyers were of the opinion that it is probable to pay the damages of rupees 12 million. तो ये ईयर 1 की सिचुएशन है, तो हमने इस टाइम पर जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा कि हम अगर जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हम एक्सपेंस डेबिट कर देंगे 12 मिलियन से और प्रोविजन फॉर डैमेजेस को क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो गई और एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो गया। अब ईयर 2 में जो डाटा है हमारे पास वो ये कि द केस इज स्टिल पेंडिंग, यानी केस अभी तक चल रहा है, बट लॉयर्स नाउ एस्टिमेट दैट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15 मिलियन माइट बी पेएबल। तो पहले एक जो एस्टिमेट था वो 12 मिलियन का था, अब वो 12 मिलियन से इंक्रीज होकर 15 मिलियन हो गया। तो हम अपनी प्रोविजन को 3 मिलियन से मजीद बढ़ा देंगे। तो हमारे आंसर के मुताबिक हम 3 मिलियन का फर्दर एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और 3 मिलियन की प्रोविजन इंक्रीज कर देंगे। ईयर 3 में जो हमारे पास डाटा है वो ये है कि केस स्टिल पेंडिंग एंड ड्यू टू डेवलपमेंट इन द केस लॉयर्स नाउ एस्टिमेट दैट ओनली रुपीज 9 मिलियन माइट बी पेएबल। तो 15 मिलियन से जो एस्टिमेट है वो 9 मिलियन पर आ गया, तो 15 से 9 मिलियन पे जाते हैं, तो अब 6 मिलियन से हमें अपनी प्रोविजन को डिक्रीज करना होगा। प्रोविजन को डिक्रीज करने के लिए हम डेबिट करेंगे और एक्सपेंस में रिडक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये जैसे जैसे ओवर द पीरियड हम रिव्यू करते हैं और हमारा एस्टिमेट चेंज होता है तो उसको प्रोविजन के अमाउंट के अंदर हमने रिफ्लेक्ट करना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव एग्जाम्पल 2 नाउ। एग्जाम्पल 2 का डाटा है कि ऑन ईयर एंड 31 दिसंबर 2021 अ प्रोविजन इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड फॉर रुपीज 110,000 1 ईयर लेटर, यानी ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर 2021 है, तो 31 दिसंबर 2022 को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 110,000 में हमें एक प्रोविजन को सेटल करना पड़ेगा और सूटेबल डिस्काउंट रेट जो है वो 10% है। रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है 2021 में भी और 2022 में भी। तो आंसर के हिसाब से देखते हैं, पहले 2021 पे जब हम इस प्रोविजन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम इसे प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इफेक्ट ऑफ जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो मटीरियल है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ जाती है 100,000। तो हम एक्सपेंस और प्रोविजन 100,000 पे रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद जब एक साल गुजर जाएगा तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ हमें बोरिंग कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। तो 100,000 की लाइबिलिटी पर 10% इंटरेस्ट का मतलब है 10,000 रुपीज़। तो फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। आप फाइनेंस कॉस्ट की जगह इंटरेस्ट एक्सपेंस या बोरिंग कॉस्ट भी लिख सकते हैं। और इस टाइम पर क्योंकि टाइम भी पूरा हो गया तो हम अपनी लाइबिलिटी को सेटल करेंगे। लेट्स अज्यूम कि अगर हमारी लाइबिलिटी एग्जैक्ट जो हमने एस्टिमेट लगाया था उतने पे ही सेटल हो जाती है, तो इन दैट सिचुएशन प्रोविजन डेबिट 110,000 से, क्योंकि प्रोविजन हमने पहले 100 की क्रेडिट की थी फिर 110 की, ये दोनों मिलाकर इसका जो बैलेंस है वो 110 है। 110 से डेबिट होकर ये जीरो हो जाएगी और क्रेडिट कर देंगे हम बैंक को, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी। यहाँ पर ये कि अगर अमाउंट 110 से डिफरेंट होती तो वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हो जाती। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रोविजंस को यूज करने के बारे में स्टैंडर्ड की क्या गाइडेंस है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि यूज ओनली फॉर द पर्पस इट वाज क्रिएटेड फॉर, यानी जिस पर्पस के लिए हमने एक प्रोविजन क्रिएट की थी उसी के एक्सपेंडिचर के लिए हमने इसको रिकग्नाइज करना है। अ प्रोविजन शैल बी यूज्ड ओनली फॉर द एक्सपेंडिचर फॉर विच द प्रोविजन वाज ओरिजिनली रिकग्नाइज्ड। ओनली एक्सपेंडिचर दैट रिलेट टू द ओरिजिनल प्रोविजंस आर सेट अगेंस्ट इट। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ की प्रोविजन क्रिएट की और कोई दूसरा एक्सपेंडिचर हो जाता है तो वो आप उस प्रोविजन के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट कर लें या सेट ऑफ कर लें, ये अलाउड नहीं है। और इसकी जो रैशनल है या लॉजिक है वो ये है कि अगर आप सेट करते हैं एक्सपेंडिचर अगेंस्ट अ प्रोविजन दैट वाज ओरिजिनली रिकग्नाइज फॉर अनदर पर्पस, यानी एक टाइप का जो एक्सपेंडिचर है वो दूसरी टाइप की प्रोविजन के अगेंस्ट अगर आप एडजस्टमेंट कर देते हैं तो इससे दो डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो कंसील हो जाएंगे, छुप जाएंगे और वो यूजर्स को उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो दोनों इवेंट्स को अलग अलग रखने के लिए जिस पर्पस के लिए प्रोविजन क्रिएट होती है उसी पर्पस के लिए उसको यूज होना चाहिए। सो इस पर अगर हम अब देखते हैं कि जो गाइडेंस है वो क्या है, तो दैट इज के एक सिनेरियो हमारे पास एग्जांपल 3 है। अ कंपनी हैज क्रिएटेड अ प्रोविजन ऑफ रुपीज 300,000 फॉर द कॉस्ट ऑफ वारंटीज एंड गारंटीज। The company now finds that it will probably has to pay 250,000 to settle a legal dispute. अब वारंटी एंड गारंटी एक और इशू है, लीगल डिस्प्यूट एक और इशू है। सो इट कैन नॉट यूज द वारंटीज प्रोविजन फॉर द कॉस्ट ऑफ द लीगल डिस्प्यूट। एक्स्ट्रा 250,000 जो लीगल डिस्प्यूट में आपको पे करना है वो अलग से रिकॉर्ड करें, तो आप वारंटी की प्रोविजन लीगल डिस्प्यूट के लिए यूज नहीं कर सकते। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4। Last year, an employee filed a claim for rupees 4 million against the company. The lawyers were of the opinion that it is probable to pay the damages for rupees 4 million and therefore a company recognized the provision for this amount। तो इसकी आपने प्रोविजन रिकग्नाइज कर ली जो कि प्रोबेबल था, तो बिल्कुल ठीक अकाउंटिंग हो गई है।
ड्यूरिंग द ईयर द केस हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द कंपनी। अब केस एक्चुअली कंपनी की फेवर में डिसाइड हो गया तो हमें 4 मिलियन नहीं पे करने पड़े, उसकी प्रोविजन अपनी जगह पे स्टैंड कर रही है। However, in another legal suit for copyright infringement against the company filed during the year, the company had to pay। एक और केस हुआ कॉपीराइट का, उसमें वो फाइल भी ड्यूरिंग द ईयर हुआ। कंपनी हैड टू पे डैमेजेस ऑफ ₹4 मिलियन, उसमें 4 मिलियन के डैमेजेस पे करने पड़ गए और ये पेमेंट अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब जो ये वाले 4 मिलियन की प्रोविजन है इसके अगेंस्ट क्या इन 4 मिलियन को हम एडजस्ट कर सकते हैं? एंड द आंसर इज नो, हम एडजस्ट नहीं कर सकते। जो 4 मिलियन का केस हमारी फेवर में डिसीजन हो गया इम्प्लाई वाला, उसका रिवर्सल रिकॉर्ड होना चाहिए और ये जो सेपरेट केस है इसको एज एन एक्सपेंस सेपरेटली रिकॉर्ड करना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट ये है कि जर्नल एंट्रीज पास करें। तो आर आंसर वुड बी कि हम जो इम्प्लाई वाला की प्रोविजन है उसको रिवर्स करेंगे, प्रोविजन को डेबिट और प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट। और दूसरी तरफ जो है हम जिस कॉपीराइट का जो केस है उसके अंदर जो हमारी एंट्री होगी उसमें एक्सपेंस डेबिट करेंगे और बैंक क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसमें पेमेंट हो चुकी है तो अब लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो आप ये नहीं कर सकते कि जो कॉपीराइट की पेमेंट आप कर रहे हैं वो जो है लीगल इम्प्लाई वाले क्लेम के अगेंस्ट आप उसको एडजस्ट कर दें। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IAS 37 का एक पास्ट एग्ज़ाम कर रहे हैं ऑटम 2014 से, जिसका टाइटल है क्वालिटी गारमेंट्स लिमिटेड और ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं तो क्वालिटी गारमेंट्स लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, जो उनका नेचर ऑफ बिजनेस है। ड्यूरिंग May 2014 अ फायर ब्रोक आउट in one of its units which resulted in deaths and severe injuries to the number of workers. At the time of finalization of QGL's financial statement for the year ended 30th June 2014, तो फायर का जो इवेंट है वो क्लियरली ईयर एंड से पहले हो रहा है। द फॉलोइंग इश्यूज पर्टेनिंग टू द फायर आर अंडर कंसिडरेशन। तो 4 सिनेरियोज हमें दिए हुए हैं जो सबके सब इस फायर के एक इवेंट से कनेक्ट करते हैं। हमें देखना होगा कि इनमें से हम किन को एडजस्ट कर सकते हैं, किन को नहीं कर सकते, किसके अंदर हमें लायबिलिटी रिकग्नाइज करनी है और किस में नहीं करनी। रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्कस हाउ द अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ QGL फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। सपोर्ट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलिवेंट IFRS। तो जिस IFRS से रेलिवेंट हम डिस्कशन कर रहे होंगे, मोस्टली IAS 37 से रिलेट कर रहा होगा, तो उसका हम साथ के साथ जो है उसकी प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। रेफरेंस देना स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी प्रोविजन डिस्कस करना ज़रूरी है। तो ये 4 जो इश्यूज हैं इनको हम अब सेपरेटली हर इशू को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सबसे पहला इशू है कि फैमिलीज ऑफ सर्टन डिसीज वर्कर्स हैव फाइल्ड कंपनसेशन क्लेम्स अमाउंटिंग टू ₹60 million. A government agency has imposed a penalty of ₹35 million for negligence on part of the company. तो एक तो वर्कर्स की फैमिलीज की तरफ से क्लेम आ गया 60 मिलियन का, फिर गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगा दी 35 मिलियन की कि भाई आपकी कंपनी ने नेग्लिजेंस की है, क्यों फायर ब्रोक आउट हुई। QGL's lawyers anticipate that the company would have to pay ₹20 million and ₹10 million to settle the workers' claim and the penalty respectively. तो लॉयर्स की तरफ से जो एस्टिमेट है वो ये है कि केस जो हैं वो इन अमाउंट्स में कोर्ट के थ्रू सेटल हो जाएंगे। तो इसका अगर हम आंसर बनाते हैं जो फॉर द लाइबिलिटी ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन एंड पेनल्टी है, तो पहली बात तो ये कि प्रोविजन तब रिकग्नाइज की जाती है जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, जब प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो और रिलायबल एस्टिमेट अवेलेबल हो। तो ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो हम प्रोविजन रिकग्नाइज करते हैं। अब इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमारी तीनों कंडीशंस मीट हो रही हैं और जो 20 मिलियन और 10 मिलियन की अमाउंट है वो हमारा रिलायबल एस्टिमेट है जो लॉयर की तरफ से मिला है, इसकी हमें प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए। अब ये तीनों कंडीशंस कैसे मीट हो रही हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हमारी इसलिए है क्योंकि ईयर एंड से पहले ये इवेंट हो चुका था, तो जो भी पैसे हमें देने पड़ेंगे इन केस अगर देने पड़ते हैं तो वो हमें ऑलरेडी वो काम हो चुका है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो चुका है जिसकी वजह से देने पड़ेंगे। प्रोबेबल आउटफ्लो तो ऑब्वियसली है, जो लॉयर कह रहे हैं कि जी इतने पैसे देने पड़ेंगे और उसका एस्टिमेट भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तीनों कंडीशंस मीट हो रही हैं और इसलिए ये टोटल जो 10 मिलियन और 20 मिलियन, टोटल 30 मिलियन की हमें प्रोविजन रिकग्नाइज कर लेनी चाहिए।
अब जहाँ तक बात है कि रिमेनिंग अमाउंट, यानी ये क्योंकि जो 60 मिलियन का क्लेम है और हम 20 की प्रोविजन रिकग्नाइज कर रहे हैं और ये 35 मिलियन की पेनल्टी का इम्पोजिशन है और हम उसमें से सिर्फ 10 रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर टोटल जो क्लेम और पेनल्टी इम्पोज हुई है 60 + 35 वो 95 बनता है, उसमें से हम ये 30 माइनस कर देते हैं, तो ये रिमेनिंग अमाउंट है 65 मिलियन की। इसके लिए जो है प्रोबेबल नहीं है कि जी इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो इसकी प्रोविजन तो रिकग्नाइज नहीं होगी। तो फॉर ₹65 मिलियन प्रोबेबल नहीं है और हम प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं कर रहे होंगे। लेकिन इसकी कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए, जिसमें हम उस जो ये अमाउंट है 65 मिलियन की, इसकी नेचर, इसका एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट दैट इज 65 मिलियन, इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज और पॉसिबिलिटी ऑफ रीइंबर्समेंट को डिस्कस करें। पॉसिबिलिटी ऑफ रीइंबर्समेंट से यहाँ पर ये मुराद है कि अगर हम ये पेमेंट करते हैं तो और हमने कोई इंश्योरेंस लेट से करवाई हुई है, तो क्या हमें उस इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसे एज अ क्लेम मिल जाएंगे जो हम कॉस्ट पे कर रहे होंगे? अगर वो वापस मिल जाएंगे तो दैट इज रीइंबर्समेंट और वो इसके अंदर कवर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, टू मेंटेन गुडविल ऑफ द कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंसीडरिंग एडिशनल पेमेंट्स टू द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड वर्कर्स अमाउंटिंग टू ₹25 मिलियन। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो सोच रहे हैं, या उन्होंने अगर फैसला कर भी लिया है, तो ये आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं बनती जब तक कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट इसकी नहीं की जाती। अब ना इसमें कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ना अभी कोई पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, तो इसमें ना कोई प्रोविजन रिकग्नाइज होगी, ना ही कोई डिस्क्लोजर दिया जाएगा। तो हम इसमें पहली बात तो ये डिस्कस करेंगे कि ये जो ऑब्लिगेशन है ये लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि मैटर अभी भी अंडर कंसिडरेशन है, कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट भी नहीं हुआ, कोई वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं हुई। तो हमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि प्रोविजन रिकग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं है, इसका मतलब है डिस्क्लोजर एज कंटीजेंट लायबिलिटी देने की जरूरत भी नहीं है। सो कंक्लूजन वुड बी कि देयर फॉर नो प्रोविजन और डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन दिस रिस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट है कि लॉस टू फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज, क्योंकि फायर जो हुई तो उसकी वजह से फिक्स्ड एसेट्स को भी नुकसान हुआ, इन्वेंट्रीज को भी कुछ डैमेज हुआ होगा, इज एस्टिमेटेड एट ₹60 मिलियन। इन दिस रिस्पेक्ट अ फायर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन लॉन्च्ड ड्यू टू सर्टन पॉलिसी क्लासेस। QGL consultant anticipate that the claim for ₹15 million may not be accepted। यानी 60 में से 45 हमें मिलने का चांस है और 15 पे थोड़ा डाउट है कि वो शायद एक्सेप्ट ना हो। द मैटर इज अंडर निगोसिएशन विद द इंश्योरेंस कंपनी, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को अपना लॉस एस्टिमेट करके बता रहे हैं 60 मिलियन का, और 15 मिलियन में से शायद ना मिले और 45 मिलियन जो है वो मिलने की हमें चांसेस हैं क्लियर। तो ये एक रीइंबर्समेंट का सिनेरियो है, पहले तो हम इसको लिस्ट कर लेते हैं। तो रीइंबर्समेंट के सिनेरियो में रीइंबर्समेंट को तब एसेट रिकग्नाइज किया जाता है जब वर्चुअली सर्टेन हो, और तब डिस्क्लोज किया जाता है एज कंटीजेंट एसेट जब प्रोबेबल हो। तो आप इसको रिकग्नाइज करेंगे एज एन एसेट व्हेन वर्चुअली सर्टेन एंड डिस्क्लोज एज कंटीजेंट एसेट जब प्रोबेबल हो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 45 मिलियन जो है उस पर हमें कोई डाउट नहीं है, तो वो वर्चुअली सर्टेन है और उसके का इंश्योरेंस क्लेम एज एन रिसीवेबल हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो 45 मिलियन को हम वर्चुअली सर्टेन के तौर पर रिकग्नाइज कर लेंगे एज अ रिसीवेबल। जब बात करते हैं बाकी 15 मिलियन की, तो अब ये देखना है कि क्या वो प्रोबेबल है या नहीं। अब ये मे नॉट बी एक्सेप्टेड जो है वो क्लियर ये इंडिकेशन नहीं है कि प्रोबेबल है या नहीं। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर इनफ्लो रिमेनिंग अमाउंट का प्रोबेबल है तो फिर तो हम एक कंटीजेंट एसेट डिस्क्लोज कर देंगे, लेकिन शर्त क्या है, अगर प्रोबेबल हो। और अगर हम कहते हैं कि प्रोबेबल भी नहीं है, जो रिमेनिंग 15 मिलियन है वो प्रोबेबल भी नहीं है, तो इन दैट केस हम कोई कंटीजेंट एसेट भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, फिर हम इस इंफॉर्मेशन को बेसिकली इग्नोर कर देंगे। फोर्थ पॉइंट है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ द यूनिट फॉर रिपेयर, क्योंकि फायर हुई उसकी वजह से डैमेज हो गया, तो डैमेज को हम की वजह से हमने यूनिट को क्लोज किया ताकि रिपेयर हो सके। QGL वुड नॉट बी एबल टू मीट सेल्स ऑर्डर of ₹50 million. This will reduce QGL's profitability for the half year ending 31st December 2014 by ₹10 million. तो अब हमें यूनिट क्लोज करना पड़ा, अब हम सेल्स के ऑर्डर मीट नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, क्योंकि हमारा ईयर एंड जो है वो तो जून में हो रहा है, तो दिसंबर तक आने वाले जो 6 महीने हैं उनमें हमें 10 मिलियन से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, यानी हमें 10 मिलियन का फ्यूचर में लेस प्रॉफिट होगा। तो बात यह है कि फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेज हों या फ्यूचर की रिडक्शन इन प्रॉफिट्स हो, ये हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक फ्यूचर का इवेंट है और हमने प्रोविजन रिकग्नाइज करनी होती है उन चीज़ों की
जो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, जिसमें प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट हो और रिलायबल एस्टिमेट हो। सो यहाँ पर हमारी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम फ्यूचर में लॉसेज इनकर करें या फ्यूचर में रिड्यूस प्रॉफिट लें, और फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ और मार्केट कंडीशंस चेंज हो एंड थिंग्स गो डिफरेंटली, इवन कैन गो ऑन वर्स साइड और इवन सम गुड सिचुएशन। सो कोई प्रोविजन या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए, या इवन आप कह सकते हैं कि फ्यूचर रिडक्शन इन प्रॉफिट के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर इवेंट से अराइज हो रहा है और पास्ट इवेंट से अराइज नहीं हो रहा। पास्ट इवेंट्स की वजह से अराइज हो रहा होता तो हम इसकी प्रोविजन को कंसीडर करते। ये इस क्वेश्चन के अंदर 4 सिनेरियोज थे जो एक डैमेज बाय फायर की वजह से अराइज हो रहे थे, और उनके ऊपर हमने अपनी डिस्कशन कंप्लीट की। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 37 का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं स्प्रिंग 2020 से, वंडरलैंड लिमिटेड, और ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट द डेट टुडे इज 1 फरवरी 2020। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो है कि यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ वंडरलैंड लिमिटेड। योर असिस्टेंट इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ WL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो 1 मंथ गुजरा है जी ईयर एंड को, और इस टाइम के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है फिर उसका एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का इफेक्ट भी देखना होगा, और उसके साथ जो उसकी काउंटिंग होनी चाहिए उसको भी देखेंगे। ही हैज़ ब्राउट फॉलोइंग मैटर्स फॉर योर कंसिडरेशन, जिसमें जो पहला मैटर है इसको अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि इसकी इंप्लीकेशन जरा 1 बाय 1 हमें देखनी होंगी। इन मिड ऑफ 2019 WL लॉन्च्ड न्यू मॉडल ऑफ लैपटॉप्स विद द नेम ऑफ चैम्प्स विच बिकेम पॉपुलर अमंग कस्टमर्स। तो मिड ऑफ 2019, लेट्स से कि जून जुलाई में ये हुआ। In November 2019, before year end, WL started receiving complaints about incidents of electric shock and excessive heating. Some of these incidents resulted in serious injuries to customer. Several customer filed claims for damages with WL for injuries. The matter was highly publicized in media as well. तो clearly यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारी obligation के लिए जो obligating event है वो तो already year end से पहले create हो चुका है। On 1st December 2019, WL suspended sales of Champ. WL conducted an inquiry which led to the conclusion that these incidents were happening because of defective chargers. On 25th December 2019, WL announced that all customer can collect the replacement charger from 15 जनवरी 2020। तो अब ईयर एंड से पहले आप अनाउंस कर चुके हैं तो ये आपकी ईयर एंड पर ऑब्लिगेशन बन गई। एंड ऑनवर्ड फ्रॉम WL सर्विस सेंटर विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। तो ये जो आप फ्री चार्जर्स अब देंगे अपने पुराने कस्टमर्स को, ये आपकी ऑब्लिगेशन है ईयर एंड से पहले अनाउंस करने की वजह से, ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन चुकी है। द सेल्स ऑफ चैम्प विल आल्सो रिज्यूम ऑन द सेम डेट एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। तो अब जो लैपटॉप की जो सेल रिड्यूस प्राइस पर होगी तो इसका NRV पर जो इम्पैक्ट होगा उसको कंसीडर करेंगे। तो पहला हमारा एक ऑब्लिगेशन का इशू आ गया, दूसरा NRV का इशू आ गया। Further, it has been internally decided that the free USB shall be given to customer coming for collecting replacement charger as a good gesture। इसका जो ये तीसरा इशू तो है लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि खाली इंटरनल डिसाइड करने से आपकी कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। नीदर यू हैव लीगल ऑब्लिगेशन नॉर यू हैव कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो USB आपने खुद सोचा हुआ है कि जी हम दे देंगे, तो जिसको दे देंगे दैट्स फाइन, लेकिन आपने कोई अनाउंसमेंट या कम्युनिकेशन नहीं की हुई तो आपकी ये ऑब्लिगेशन ईयर एंड पर नहीं एग्जिस्ट करती। The matter was raised with the supplier of chargers Battery Limited on 20th January 2020. BL admitted the fault and agreed to only adjust the cost of defective chargers against the future purchases। तो ये हमारी जो एडजस्टमेंट है इसको हम रीइंबर्समेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि हमने कैसे डिस्कस करना है, और ये हमारा 4th इशू होगा। In respect of this matter, your assistant has proposed a provision of rupees 105.3 million in financial statement for the year ended 31st December 2019, having the following breakup। अब जो ब्रेकअप दिया हुआ है उसके अंदर 7 आइटम्स हैं जो डिस्कस किए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
तो हम इन 7 आइटम्स और इन 7 आइटम्स को डिस्कस करने पर 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो हमने जो अभी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के लिए उसके बेस पर इन 7 आइटम्स को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे और हर आइटम की सेपरेट डिस्कशन के साथ हम बात करेंगे कि हमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, एक और सिनेरियो है हमारे पास, इसको फिर हम एंड में अलग से डिस्कस करेंगे। और रिक्वायरमेंट जो है दैट इज कि डिस्कस हाउ द अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ WL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। सपोर्ट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलिवेंट IFRS। तो हमने डिस्कशन करनी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब ज़रा पहले पार्ट की तरफ चलते हैं और उसके हर आइटम को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला आइटम दिया हुआ है जी, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जर्स टू बी एक्वायर्ड फॉर, जो कस्टमर्स को देने हैं, जो होलसेलर एंड रिटेलर को देने हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ चैम्प यानी जो आपका लैपटॉप का ब्रांड है जो WL के पास पड़ा हुआ है उसकी डीलिंग है। अब जाहिर बात है कि जो आपने कस्टमर और होलसेलर्स को देने हैं ये तो आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है क्योंकि आप ईयर एंड से पहले अनाउंस कर चुके हैं। जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसके अंदर भी आपको चार्जर रिप्लेस करने पड़ेंगे, और जो चैम्प का स्टॉक है यानी आपकी ब्रांड का स्टॉक है वो अब आपने क्योंकि रिड्यूस प्राइस पर करना है तो इसके अंदर NRV की एडजस्टमेंट होगी। तो ये हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जेस टू कस्टमर, होलसेलर एंड रिटेलर्स वुड बी प्रोवाइडेड, यानी इनकी प्रोविजन होगी इन 2019 ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन राइजिंग आउट ऑफ द अनाउंसमेंट मेड। ईयर एंड से पहले अनाउंसमेंट होगी थी इसलिए ये आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है और इसकी प्रोविजन क्रिएट होगी। जहां तक बात है इस क्लोजिंग स्टॉक की, तो इसके लिए आप कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जर्स जो हैं वो डिडक्शन के तौर पर यूज़ करेंगे NRV के अंदर, क्योंकि ये फर्दर कॉस्ट है जो आपकी उसमें लगेगी, और इसको कंपेयर किया जाएगा कॉस्ट के साथ और फिर देखा जाएगा कि अगर NRV के राइट डाउन की एडजस्टमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। सेकंड इशू है रिकवरी फ्रॉम BL, जो कि माइनस किया हुआ है 11.5 से। तो जो आपका जहां से आप चार्जर परचेज करते हैं, जो आपके सप्लायर है उसके साथ आप बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है कि इस रीइंबर्समेंट को कैसे डील किया जाए। अब क्वेश्चन में जो डाटा हमें दिया हुआ है उसके मुताबिक सिर्फ तब होना चाहिए जब आपका वर्चुअली सर्टेन हो एट ईयर एंड कि आपको ये पैसे मिल जाएंगे। तो सिर्फ हम तब एक सेपरेट एसेट इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो ये असिस्टेंट ने रेकमेंड की हुई है कि जी 11.5 प्रोविजन में से नेट कर दें। तो एक तो वैसे प्रोविजंस वैसे भी नेट नहीं होती, उसमें से इनकम में तो नेट कर सकते हैं लेकिन लाइबिलिटी की अमाउंट में से नेट नहीं कर सकते, और इनकम बना ही उसे सिर्फ तब सकते हैं जब वर्चुअली सर्टन हो। लेकिन यहाँ पर जो एग्रीमेंट हमारा हो रहा है सप्लायर के साथ वो ईयर एंड के बाद हो रहा है, इन 20 जनवरी को हो रहा है, एंड दैट मीन्स कि ये ईयर एंड पर सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती थी और अभी तक उसके अंदर कोई वर्चुअली सर्टन वाला सिनेरियो भी नज़र नहीं आता। तो आप सिर्फ तब रिकग्नाइज कर सकते हैं जब वर्चुअली सर्टन हो, लेकिन रीइंबर्स ये सिचुएशन नज़र नहीं आती। एग्रीमेंट जो हो रहा है आपका 20 जनवरी को हो रहा है और वो भी रीइंबर्समेंट जो है फ्यूचर परचेजेस के अगेंस्ट कुछ एडजस्टमेंट देंगे कि जो कि क्लियर अमाउंट उन्होंने हमारे साथ डिस्कस नहीं की। सो इट मीन्स कि ये जो रिकवरी मेंशन है यहाँ पर, इसको यहाँ पे लेस नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ USBs टू बी गिवन एज डिस्कस प्रीवियसली। हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम ये USBs दें, इंटरनल डिसीजन है तो इसकी कोई प्रोविजन रिकग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दे देंगे तो तब इनकी कॉस्ट आप एक्सपेंस बना लेंगे। फॉर द टाइम बिंग ईयर एंड पर आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ना ही आपको कोई प्रोविजन रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। फोर्थ इशू है expected litigation cost and settlement in respect of the claim for damages for injuries to customer, including 5.4 million for claims made in January 2020 and rupees 10 million for claims expected to be received in future. So यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिटिगेशन के लिए जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, जो लोगों को इंजरीज हुई वो ईयर एंड से पहले हो चुकी हैं और सिचुएशन जो है वो ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती थी, तो प्रोविजन तो आपको 25.9 मिलियन की रिकग्नाइज कर देनी चाहिए। फर्दर ये कि जो सेल ऑफ डिफेक्टिव लैपटॉप है वो इसमें क्योंकि ईयर एंड से पहले हो चुका था, तो दैट इज़ आर ऑब्लिगेटिंग इवेंट। और जो क्लेम्स हैं वो चाहे ईयर एंड के बाद फाइल हों, जैसे जनवरी 2020 में या उसके बाद भी, वो एक एडजस्टिंग इवेंट कंसीडर होंगे फॉर 2019 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयरफॉर दिस प्रोविजन वुड बी रिकग्नाइज्ड एट 31 दिसंबर 2019। फिफ्थ है डिक्रीज इन WL शेयर प्राइस इन दिसंबर 2019। तो एंटिटी के शेयर प्राइस में डिक्रीज हो गया, तो एंटिटी के जब शेयर प्राइस में डिक्रीज हो भी जाए तो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर जो है वो हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं करनी होती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमारा शेयर होता है वो पार वैल्यू पर शो हो रहा होता है, और अगर कोई प्रीमियम या उससे रिलेटेड रिजर्व होते हैं वो इक्विटी में शो रहते हैं। मार्केट वैल्यू के चेंजेस चाहे वो इंक्रीज के हों या डिक्रीज के हों, वो
हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होते, यानी अपने शेयर प्राइस के। हमने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई हो, उसके शेयर प्राइस में कमी हो और हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर तो एक इम्पैक्ट बनता है लॉस को रिकॉर्ड करने का, यहाँ पर नहीं बनता। सो शेयर प्राइस का कोई भी इम्पैक्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होगा। सो लॉस वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन WL's बुक एज मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमारे शेयर की प्राइस में जो कमी हुई है वो नुकसान हमारे शेयर होल्डर्स को हुआ है, कंपनी को इटसेल्फ नहीं हुआ। सिक्स्थ है मार्केटिंग कॉस्ट टू बी इंकर्ड इन 2020 टू काउंटर द नेगेटिव पब्लिसिटी बाय द इंसिडेंट्स। तो हम कहते हैं कि जी जो नुकसान हुआ है पब्लिसिटी को, वो हम मार्केटिंग करेंगे टू नेक्स्ट ईयर में और उसकी बेस पर उसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपकी मार्केटिंग करने की, तो इसको 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम कोई ऑब्लिगेशन या प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करेंगे। सो दिस अमाउंट वुड नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज एन ऑब्लिगेशन और प्रोविजन। Then seventh point is decrease in gross profit for 2020 due to reduction in selling price। तो पॉइंट ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेज होते हैं उनको रिकग्नाइज नहीं कर सकते हम, क्योंकि उनकी प्रोविजन नहीं बनती, क्योंकि देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। फ्यूचर इवेंट की वजह से नुकसान होगा। हाँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सेलिंग प्राइस कम होगी फ्यूचर में, तो उसका इफेक्ट आपकी NRV पर पड़ना चाहिए। सो ग्रॉस प्रॉफिट के डिक्रीज के लिए तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, लेकिन आपकी NRV के अंदर आपको रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस को कंसीडर करना चाहिए। तो अब सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। इन नवंबर 2019 WL introduced a promotion scheme in which a scratch card was included in each pack of one of its products. These cards carry cash prizes ranging from ₹100 to ₹50,000 and are valid for claims till 29 February 2020। तो ईयर एंड से 2 मंथ्स पहले आपने स्कीम शुरू की और वो ईयर एंड के 2 मंथ्स आफ्टर तक स्कीम कंटिन्यू करेगी। ऑल स्क्रैच कार्ड वर प्रिंटेड बाय सिस्टम एंड पैक्ड डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्ट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। As per the scheme, WL had decided to include total prices of ₹25 million। तो आप 4 मंथ की ड्यूरेशन में 25 मिलियन के टोटल प्राइस पे करना एक्सपेक्ट कर रहे थे। एज एट ईयर एंड WL had already received claims for prices worth 32 मिलियन। तो आपने जो टोटल स्कीम्स थी उसकी से ही ज़्यादा के तो ऑलरेडी आप क्लेम पे कर चुके हैं या रिसीव कर चुके हैं। इंक्वायरी हैज़ लेड टू द कंक्लूजन दैट द सॉफ्टवेयर फॉर प्रिंटिंग स्क्रैच कार्ड हैज़ सर्टन प्रोग्रामिंग एरर्स विच हैज़ लेड टू प्रिंटिंग ऑफ अननोन अमाउंट ऑफ टोटल प्राइजेस। अब ये भी नहीं पता कि टोटल कितने प्राइजेस प्रिंट हो चुके हैं एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल प्लान। जो ओरिजिनल प्लान था वो 25 मिलियन का था, उससे तो ज़्यादा के ही हो चुके हैं, 32 के तो ईयर एंड से पहले ही आ चुके हैं। फर्दर क्लेम ऑफ ₹12 मिलियन had been received till 31st January. Considering the reputation, WL would honor all the claims। तो अब तमाम क्लेम्स अगर आप ऑनर करना चाहते हैं, ये 32 मिलियन भी आपको देने पड़ेंगे, ये 12 मिलियन भी देने पड़ेंगे और फ्यूचर की एक अननोन अमाउंट भी देनी पड़ेगी। जो 32 मिलियन ये हैं, ये भी आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, 12 मिलियन ये भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। जो अननोन अमाउंट है ये भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन इसको हम प्रोविजन के तौर पर रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसका रिलायबल एस्टिमेट अवेलेबल नहीं है। इन दैट सिचुएशन हमें एक कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी होगी। तो इस पार्ट 2 के आंसर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हमें 32 मिलियन की प्रोविजन भी रिकग्नाइज करनी है, हमें 12 मिलियन की प्रोविजन भी रिकग्नाइज करनी है और कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी है अननोन अमाउंट की। सो पार्ट 2 में इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम रिसीव टिल ईयर एंड ऑफ ₹32 मिलियन, तो इसका एक एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए क्योंकि ये हम ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है और ये अगर हमने पे कर दिया है तो दैट्स फाइन। अगर पे नहीं किया तो इसकी एक लायबिलिटी भी रिकॉर्ड कर लेंगे। फर्दर क्लेम ऑफ 12 मिलियन जो आपको जनवरी में रिसीव हुए हैं, इसका भी एक्सपेंस 2019 में रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। जो रिमेनिंग क्लेम्स हैं जो अभी तक रिसीव नहीं हुए, उसमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल है कि आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, लेकिन रिलायबल एस्टिमेट अवेलेबल नहीं है और इस वजह से उसकी कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होगी और ये बताया जाएगा कि अमाउंट जो है वो मेजरेबल नहीं है क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि अमाउंट अननोन है, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था, सॉफ्टवेयर का एरर है एंड वी डोंट नो हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन इंक्लूडेड।
वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 37 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, अकबर केमिकल्स लिमिटेड, और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसकी रीडिंग करते हैं। अकबर केमिकल्स लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस हैव नॉट येट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2015। इसके बाद हमें 3 ट्रांजेक्शन्स की डिटेल दी हुई है और रिक्वायरमेंट है कि डिस्कस how Akbar Chemicals Private Limited would deal with the above situations in its financial statement for the year ended June 30, 2015. Explain your point of view with the reference to the guidance contained in IFRS. So जून 30, 2015 के ईयर एंड को देखते हुए हमने इन 3 सिनेरियो को आंसर करना है। 1 बाय 1 हम इनको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन है कि जी ऑन जून 15, 2015 वन ऑफ इट्स टैंकर्स कैरिंग केमिकल्स फेल इनटू अ कैनाल। तो ये इवेंट ईयर एंड से पहले का है। Thus polluting the water, the company has never faced such a situation before. The company has neither any legal obligation to clean the canal, nor does it have any published environmental policy. In a meeting held on July 26, 2015, year end के बाद, the board of directors decided to clean the canal, which is estimated to cost rupees 5.5 million. अब यहाँ पर इसको अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो इवेंट की नेचर तो ये है कि एक एक्सीडेंट हुआ है जो ईयर एंड से पहले हुआ है और ये एक पास्ट इवेंट है, लेकिन इसमें कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनती, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो रिक्वायर करता हो कि आपने कैनाल को क्लीन करना है, और कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी नहीं है रिवर या कैनाल को जो है क्लीन करने की। क्योंकि ईयर एंड पर अगर हम देखें तो पब्लिक स्टेटमेंट भी नहीं की बनाई गई थी, ना ही हमने कोई स्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिस है जो हमने फॉलो किया। जो ईयर एंड के बाद हुआ है वो भी सिर्फ बोर्ड का मीटिंग के अंदर डिसीजन है, कम्युनिकेशन नहीं है। तो कंपनी ने डिसाइड तो किया है कि वो क्लीन अप करेंगे, ईयर एंड के बाद किया है। ईयर एंड पर कोई लाइबिलिटी और प्रोविजन नहीं बनती क्योंकि अभी तक इसकी कम्युनिकेशन भी नहीं की गई, और इवन कम्युनिकेशन ईयर एंड के बाद की गई होती तो डिसीजन जो है वो भी इवन ईयर एंड के बाद है, और जस्ट डिसीजन जो है वो दैट इज नॉट इनफ फॉर ऑब्लिगेशन। सो द डिसीजन वाज टेकन आफ्टर ईयर एंड एंड द डिसीजन वाज नॉट येट मेड पब्लिक, यानी वो उन लोगों को कम्युनिकेट नहीं हुई जो उससे अफेक्ट हो सकते थे या जो उसमें स्टेक होल्डर्स थे। सेकेंड है, ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2015 a significant decline in the demand for company's product was observed, which also led to a decrease in NRV of finished goods. It was estimated that goods costing rupees 25 million as at June 30, 2015 would only fetch rupees 23 million. So अब ये बड़ा क्लियर है कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है वो सेकेंड वीक के अंदर एंटिटी ऑब्जर्व कर रही है। तो इसका मतलब है कि ईयर एंड पर ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो फॉर दैट रीजन इट वुड बी अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और इस इवेंट को नॉन एडजस्टिंग होने की वजह से सिर्फ तब डिस्क्लोज किया जाएगा अगर ये इवेंट मटीरियल होगा, तो हम इसकी नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट को डिस्क्लोज कर देंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन इसी सिचुएशन में आती है कि जो इन्वेंट्री की कंडीशन थी या इन्वेंट्री की जो पोजीशन थी वो ईयर एंड पर ही एग्जिस्ट करती थी, तो फिर इसको एडजस्टिंग इवेंट भी ट्रीट किया जा सकता है अल्टरनेटिवली। लास्ट सिचुएशन हमारे पास है कि ऑन जून 21, 2015 यानी ईयर एंड से कुछ पहले कस्टमर लॉन्च द क्लेम ऑफ ₹2 million विद द कंपनी एज अ कंसाइनमेंट डिस्पैच्ड ऑन जून 1, 2015। ये इवेंट भी ईयर एंड से पहले हुआ है। Was not according to the agreed specifications. The company's inspection team found that this defect arose because of inferior quality of raw material supplied by the vendor. On June 28, the company lodged a claim for damages of ₹5 million with its vendor, which include reimbursement of the cost of raw material. The company anticipates that it will have to pay compensation to its customer and would be able to recover 50% of the amount claimed from the vendor. तो ये एंटिसिपेशन है कि कस्टमर को भी पैसे देने पड़ेंगे और वेंडर से 50% अमाउंट जो है वो रिकवर हो जाएगी। अब जहाँ तक कस्टमर को पैसे देने की बात है उससे रिलेटेड तो प्रोविजन रिकग्नाइज कर लेनी चाहिए। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट जो हमने सप्लाई की थी गुड्स की, ईयर एंड से पहले हो चुकी थी, और इवन क्लेम भी ईयर एंड से पहले हुआ है। फिर इंस्पेक्शन टीम ने जो क्लेम को आइडेंटिफाई किया है उससे वो कंफर्म कर रहे हैं कि हमें आउटफ्लो करना पड़ेगा क्योंकि फॉल्ट है गुड्स के अंदर, और अमाउंट ऑफ आउटफ्लो जो है वो 2 million का एस्टिमेटेड है।
तो तीनों क्राइटेरिया प्रोविजन के पूरे हो रहे हैं, तो ये इसको एज अ प्रोविजन रिकग्नाइज कर लेना चाहिए। जहाँ तक बात है कि जो रिकवरी फ्रॉम वेंडर है तो उसको कंटीजेंट एसेट के तौर पे डिस्क्लोज करना चाहिए अगर प्रोबेबल है, और रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहिए अगर वर्चुअली सर्टन है। लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं 5 मिलियन का और चांस जो है वो 50% है, तो ये बनता है 2.5 मिलियन। बट क्योंकि जो रिलेटेड प्रोविजन है वो मैक्सिमम आपने 2 मिलियन की रिकग्नाइज की है, तो आप 2.5 मिलियन का रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैक्सिमम जो आप रिसीवेबल रिकॉर्ड कर सकते हैं वो 2 मिलियन का रिकॉर्ड कर सकते हैं, इवन इफ इट इज वर्चुअली सर्टन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।